हो रही है मैम? जी हो रही है। सभी प्रत्यक्ष से अनुरोध है वो प्रार्थना की मुद्रा को धारण करें और 4 पंक्तियों के साथ प्रभु का स्मरण करते हुए सेशन का स्टार्ट करते हैं। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेश्वर भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। जी सजल जी। मंगलम जी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनम धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मांगल्य मांगल्यम सर्वे कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेश्वर भगवान की जय। जी मैम 4 पंक्तियों के साथ सेशन प्रभु का स्मरण किया है इसे, और मैम आगे प्रतिक्रिया को आने बढ़ाए। धन्यवाद सजल जी। जैसे नीरज जी ने कहा, नीरज जी ओल्ड स्कूल है, टीचर ओल्ड नहीं है। जो ओल्ड है वो स्कूल के लिए है, जो पुराने स्कूल हमसे पहले से जुड़े हुए उनके शिक्षक। तो कोई भी अपने नाम के आगे ओल्ड को ना समझे। आप सब हर रोज नए होते हैं, हर रोज हम कुछ नया सीखते हैं और नए बनते हैं, और आज भी हम इसी में एक और कदम आगे बढ़ रहे हैं, हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। ठीक है। आज का जो हमारा विषय है, कक्षा को रुचिकर कैसे बनाना। पहले मुझे आप लोग एक सवाल का जवाब दीजिए, आप लोग शिक्षक क्यों बने? प्लीज, मैं चाहती हूँ आप सब लोग जवाब दें। जी आप सभी के लिए पार्टिसिपेट करना है। आप अनम्यूट करके जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। अपने मुंह पर सजल थोड़ी देर के लिए आप पीपीटी स्टॉप कर दो। जी मैं बोलना चाहता हूँ, सौरभ जैन। जी सौरभ जी। सभी को जय जिनेंद्र। मैडम आपका सवाल है कि हम सभी शिक्षक क्यों बने। जी शिक्षक बनने का एक नहीं बल्कि अनेक कारण हैं। उसमें सबसे पहला जो हम कर रहे हैं अभी, आजीविका जो हमारी चल रही है, वो एज अ जो हमारा प्रोफेशन है वो शिक्षक का है, एक कारण। दूसरा, हम क्योंकि हम सभी शिक्षक हैं तो इंग्लिश में कहें तो एजुकेटर्स, तो हम बच्चों को और जो अपनी अगली पीढ़ी है, जो सिटीजनशिप है, उसको और बेहतर बनाने के लिए। एक मूवी में भी देखा था हमने, उसमें सवाल था, एक गांव था, वहां पर बहुत क्राइम हो रहा था, तो वो पुलिस वहां की बहुत परेशान थी, तो शिक्षक कहती है यदि शिक्षक ज्यादा मेहनत करेंगे तो पुलिस की मेहनत बचेगी। सही बात है। बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया सौरभ जी। थैंक यू मैम। जी आप सभी से मैं उत्तर चाहूंगी, या तो मैं एक काम कर सकती हूँ, स्क्रीन पे मुझे जैसे दिखते हैं मैं सबके नाम लेती जाती हूँ, आप लोग सब लोग एक एक सेंटेंस में जल्दी से बताते जाइए। परी जी, परी जैन, परी जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। टीचर्स
हॉबी थी कि बच्चों को पढ़ाना है, इसीलिए। बहुत अच्छी बात है, हॉबी के लिए, वेरी गुड। पूजा जी, पूजा तिवारी, PCIJM। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मुझे भी मैम पढ़ाना अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, पढ़ाना अच्छा लगता है इसलिए आप शिक्षक बने, वेरी गुड। मिसेस मंजू साहू। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम एक तो ये है रीजन कि हमने अभी तक जो अपनी शिक्षा प्राप्त की थी उसका आगे भी वैसी उसकी उन्नति होती रहे, हम भूले ना और अपने समय का सदुपयोग करें, इसलिए मैम। जी, और अपने समाज का और देश का उत्थान हो, उससे बच्चों को पढ़ाकर आगे बढ़े हमारा समाज, हमारा देश, इसलिए भी मैम। बहुत बढ़िया मंजू जी, धन्यवाद। पूर्वी नकीब, मॉडर्न पब्लिक स्कूल। पूर्वी अनम्यूट करो। पूर्वी पूर्वी जी। नकीब। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, उनको कुछ नया सिखाने में सब कुछ, और टीचर की एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है। जी, सबसे नोबल प्रोफेशन है ये। हाँ हाँ। जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद पूर्वी जी। शालिनी जैन, सन्मति किड्स। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। हमें भी मैम वही सबका है, जो बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, उनके साथ बात करना, खेलना, हर चीज, ओके, इसलिए मैम हमने स्कूल ज्वाइन किया था। बहुत बढ़िया, नमस्ते। नमस्ते। शिवानी जी। जी मैम, शिवानी जी जब बोलें तो आप बता दें कि हमारे बीच में ज्योति सेन, स्मृति जी, सृष्टि नामदेव, आप अपने वीडियो को जरूर से ऑन करें। आप हमारे इस सेशन में अपनी पूरी उपस्थिति दें। एक बार पुनः आपसे बोल रहे हैं कि आपका वीडियो बंद है, आप अपने वीडियो को जरूर ऑन करें। सृष्टि नामदेव, ज्योति सेन और स्मृति करण। जी शिवानी जी कंटिन्यू। जी शिवानी जी। शिक्षक बनने का सबसे बड़ा है कि शिक्षक बनने से हमें बहुत सारा ज्ञान होता है। हम बच्चों को ज्ञान देते हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम शिक्षक बनते हैं तो हम शिक्षक को बहुत सारी नई चीजें सीखते हैं, जैसे इंग्लिश के बहुत सारे मीनिंग जिनका हमको पता नहीं रहता है कि इसका मतलब क्या रहता है। बुक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले वो चीज बच्चों को पढ़ाते हैं, ज्ञान बढ़ता है। और मैं शिक्षक बनने का सबसे बड़ा कारण है कि हम बच्चों के साथ जाते हैं, हमें आता है। जी शिवानी जी, बहुत सही कहा आपने। हम सबसे ज्यादा तभी सीखते हैं जब हम सिखाते हैं। जी बहुत बढ़िया। मैम मेघा तो जी। सबसे बड़ा कारण यही है कि इंसान को पढ़ाना। जी जी मेघा जी। जय जिनेंद्र मैम। मैम जैसे कि कहा जाता है कि विद्या जैसे अपने पास है तो जितना दान करो उससे बढ़ती है, तो हमारे स्कूल में पढ़ाने का ये उद्देश्य था कि मतलब कुछ बच्चों को हम सिखाएं, उससे ज्यादा हम सीखे स्कूल से। बहुत बढ़िया। रंजना सेन जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम जैसे हमें कुछ सीखने के लिए मिला है, इसलिए हम लोग शिक्षा में। वो आप आने के बाद सीखे, लेकिन टीचर क्यों बने? पहले से पता था आप सीखेंगे? हमें मतलब हमें कुछ सीखने को मिलेगा, नया देखने को मिलेगा, इसलिए। ठीक है। विवेक जी। नमस्ते मैम। नमस्ते रंजना जी। जय जय मैम। जय जितेंद्र। पढ़ाना मुझे पसंद है, इसलिए मैंने इस प्रोफेशन को चुना है। इसलिए मैंने स्कूल ओपन किया ताकि मैं बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। इस भावना के साथ मैंने स्कूल का एक कार्य किया, तो मैं एक स्कूल के संचालक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। जी विवेक जी, बहुत बढ़िया।
आप जैसे लोगों की सोच होती है तभी हमारा जो शिक्षा का स्तर है वो ऊंचा आएगा। धन्यवाद। अनिल जी। हाँ, जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। हाँ, हमें क्या है कि शिक्षक बनने का शौक बचपन से था, और मुझे जैसे कोई भी बच्चा मिलता था तो मैं उससे को खड़े करके अपनी दुकान के सामने उसके बुक निकालता था, उससे पूछता था बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे ये नए नए टास्क मिलते तो अच्छा लगता था, और हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। साथ साथ हमने सिखाया भी है बच्चों को, और उसके साथ हमें नया अभी भी मिल रहा है। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि सीखना और सिखाना ये जिंदगी तक चलने वाला एक सफर है। सही है, इसलिए मैंने चुना जी। बहुत बढ़िया अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मोरवी जैन जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम, मेरा मानना ऐसा है कि जो आज के टाइम की जनरेशन के बच्चे हैं, मतलब उनके संस्कार तो बिल्कुल मतलब मिल ही नहीं रहे हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि बच्चों में संस्कार आना बहुत जरूरी है, और वो संस्कार सिर्फ टीचर ही दे सकता है, क्योंकि आज के टाइम के पेरेंट्सों के पास इतना टाइम है नहीं है कि वो अपने बच्चों को शिक्षित कर सके या संस्कार दे सके उनको। तो वो तो मतलब हर लाइन इम्पोर्टेंट है, मगर सबसे पहले टीचर बनना, मतलब हर घर से एक टीचर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर अगर नहीं होंगे तो फिर जो अपने टाइम के बच्चे हैं वो ये जनरेशन सारी वैसी ही जाएगी, उनमें संस्कार कहीं नहीं मिलने वाले मैम। जो पहले के टाइम के बच्चे थे वो नहीं मिलेंगे। तो मेरा मानना तो ये है कि टीचर है तो बच्चे में संस्कार है। ये बात सही है मोरवी जी, लेकिन एक थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगी, हर जनरेशन को ऐसा लगता है, हम हमारे पिताजी से सुनते हैं तो वो यही बोलते हैं जो हम बोल रहे हैं। यदि वो उनके पिताजी से सुनते थे तो वो भी यही कहते थे कि हमारे जमाने में ऐसा होता था, अब वो चीज नहीं रही है। हर जनरेशन को ये लगता है कि आने वाली जो जनरेशन है वो कहीं कुछ कमतर है उनसे जो उनको मिला था। तो हम शिक्षकों की ड्यूटी यही है अभी कि हम वो चीज दें जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम जो दूसरों से अपेक्षा रखते हैं, हम अपेक्षा रखते हैं वो चीज हम दें, इसलिए हमें। बहुत बढ़िया। अनामिका जैन जी, आप म्यूट है, प्लीज अनम्यूट करिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैम, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, और शिक्षा ही एक ऐसा धन है जो खर्च करने से बढ़ता है, और पढ़ाने के माध्यम से अनेक अनेक हमें एक्टिविटी भी होती। पढ़ाने के माध्यम से हमें बहुत सारी चीजों का ज्ञान होता है। पढ़ाने के माध्यम से हम बच्चों से भी जोड़ पाते हैं। जी जी अनामिका जी, बहुत सही कहा आपने कि ऐसा धन है जो खर्च करने से बढ़ता है, बुद्धि की तरह। बिल्कुल सही है। सानू सोनी, सन्मति के। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, ये बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, और जितना अपन पढ़ाएंगे उससे ज्यादा ज्ञान अपन को मिलेगा, तो फिर वो ही तो अपन बच्चों को सिखा पाएंगे। ठीक है, सही है। निकिता सोनी जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम, टीचिंग करना तो एक हॉबी है मेरी, मतलब मेरा मानना है, लेकिन जो अपन सीखते हैं बच्चों से, जितना बच्चों को अपन सिखाते हैं उससे ज्यादा अपन बच्चों से सीखते भी। मैम, मैंने हर एक रोज, मतलब मैंने अपनी क्लास में देखा है कि जिस भी कार्य को अपन बच्चों को करवाते हैं तो उससे अपन को भी ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि अपन बच्चों बस से ज्ञान ले रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं, अपन उनको तो देते ही हैं लेकिन अपन को भी उनसे बहुत कुछ प्राप्त होता है। इसलिए टीचिंग करना एक अच्छी बात है मैम। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। प्रांजल सोनी जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मुझे टीचिंग लाइन अच्छी लगती है, बच्चों को सिखाना पढ़ाना, और उनसे भी हम भी उनको ज्ञान देते हैं और उनसे भी हमें ज्ञान मिलता है, और बहुत कुछ सीखना भी बाकी है। अभी ज्वाइनिंग मतलब फर्स्ट बार है, आगे चल के और भी सीखेंगे बच्चों से, हम खुद सिखाएंगे उनसे। बस अच्छा लगता है टीचिंग लाइन। ठीक है प्रांजल जी, आप जरूर बहुत कुछ सीखेंगी। ज्योति सेन।
ज्योति जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। यहाँ लाइट नहीं है सो कोई बात नहीं है मैम, आप अपना वीडियो ऑन रखिए, हम आपको महसूस कर सकते हैं। और आप अपने रिप्लाई जरूर दें कि आप शिक्षक क्यों बने हैं। सर मुझे लगता है शुरू से ही मेरी लगन थी शिक्षक बनूं। मेरे मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे थे तो मैं स्कूल से आके उनसे क्वेश्चन करती थी कि आज तुम्हारे टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया, टेबल सुनाओ, हिंदी पढ़ के सुनाओ। तो मुझे शुरू से ही पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं टीचिंग लाइन में ही गई। जी धन्यवाद ज्योति जी। अरुण जी। सभी को जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र। काफी दिन बाद मैम आपसे बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं शिक्षक के तौर पे कहूँ तो यूनिवर्सिटी से शुरू किया और छोटे बच्चों तक पहुंचा हूँ, तो उल्टा सफर, नीचे से लोग ऊपर जाते, मैं ऊपर से नीचे आया। सीधे एमएससी को पढ़ाने के बाद नर्सरी तक पहुंचा। अरुण जी मैं आपको टोकना चाहूंगी जी। एक्चुअली एक कैंसर स्पेशलिस्ट और एक पीडियाट्रिस्ट, किसका काम ज्यादा मुश्किल है? कैंसर स्पेशलिस्ट मेरे ख्याल से। पीडियाट्रिस्ट, क्योंकि कैंसर स्पेशलिस्ट को पता है कि उसके जो पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है वो बोल सकता है, बता सकता है। पीडियाट्रिस्ट को अज्यूम करना होता है कि उसको क्या इलाज करना है, बच्चे को क्या तकलीफ होगी, बच्चा क्योंकि बोल नहीं सकता है। जी। तो आपने भी वही सफर किया है। मैम इसी में तो मजा है ना, जहाँ सरलता से कठिनाई की ओर जाएंगे तो वो मजा नहीं है। जो कठिनाई मिले तो अच्छा लगता है। और रहा स्कूल खोलने का, तो सच बताएं कि जब 12th पास करके मैं बाहर पढ़ने गया अपने गांव को छोड़ के यूनिवर्सिटी में बीएससी करने, तो एक साल तो ये पता नहीं चलता था जूलॉजी बॉटनी के प्रोफेसर आके पढ़ा के क्या चले जाते हैं। ये मेरी लाइफ का बिल्कुल कटु सत्य है और वो रियलिटी है। लेकिन अपने आप को यूनिवर्सिटी छोड़ते छोड़ते फर्स्ट बेंच किया, टॉपर की श्रेणी में शामिल किया, पीजी तक आते आते यूनिवर्सिटी में, और फिर उसी डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी उन्हीं प्रोफेसर्स के साथ जिनके से पढ़ा था। तो जब मैं यहाँ का दर्द, इसके बाद 2009 में किसी कारणवश घर वापसी आया, तो मैंने यहाँ के बच्चों का एक फ्री वो चलाया, बच्चों का कैंपेन चलाया और एक समर कैंप चलाया। बच्चों का स्टेटस देखा तो मुझे लगा कि जो मैंने छोड़ा था, दुनिया आगे जा रही, बच्चे पीछे जा रहे हैं। जी। उस समय रियलाइज हुआ कि यहाँ कुछ सोसाइटी को घर में रह के भी दिया जा सकता है। तो फिर स्कूल खोला और अपने सिद्धांतों पे, अपने नियम से आज अपना स्कूल चलाने का प्रयास कर रहे हैं। और होपफुली ये प्रयास करते हैं कि जो भविष्य में बच्चों की नीड है उसको हम यहाँ पे दे पाएं, जिससे हमारा कोई भी बच्चा आगे जाए तो उसे पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। बस यही एम है और इसी एम को पूर्ति करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू। अरुण जी, आप संचालकों के साथ सिर्फ बच्चे नहीं, शिक्षक भी अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब प्रोग्रेस करते हैं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं। आप सबको श्रेय जाता है बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी ट्रेन करने का। हमारे यहाँ जब कोई शिक्षक आता है तो मेरा पहला क्वेश्चन एक ही होता है कि आप हमारे स्कूल में क्यों आए। बहुत से स्कूल हैं और आप स्कूल से, मम्मी पापा ने तो आपको नहीं भेजा ना कि आप कमाने जाओ। आप अगर मेरे पास सीखने के लिए आए हो तो मैं सिखा के छोड़ूंगा और डांट के लिए तैयार रहना। सही है। तो जो लोग बिल्कुल इस भाव से आते हैं और जो लोग मेरे साथीगण हैं, इन लोगों को पता भी है कि जब होता है मन तो अच्छे से डांट भी लेते हैं जी। इन लोगों को। तो सिखाने का हमारा काम है और सीखने का भी काम है। एक शिक्षक के तौर पे हमारा हमेशा सीखने और सिखाने का जीवन भर काम चलता रहेगा और इसके लिए हम तैयार हैं। सही है, बिल्कुल सही है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। थैंक यू। सहायता जी। बच्चों को फ्रेंडली पढ़ाना हमें बहुत अच्छा लगता है और उनसे कुछ सीखना, और हमें भी मतलब उनको भी कुछ सिखाना बहुत अच्छा लगता है। जी धन्यवाद सहायता जी। स्मृति जी। जी स्मृति करण जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को। नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरा मेन टीचिंग फील्ड में आने का मेन रीजन है कि मेरा जो नॉलेज है उसको मैं अपडेट करूं, सेकेंडरी मैं उसको एक्सप्लोर और करूं, क्योंकि डे बाय डे अगर हम देखें दिन प्रतिदिन
हर साल कुछ ना कुछ सिलेबस में न्यू ऐड हो जाता है, पब्लिशर्स और नए खोजें आ जाती हैं जो कि जिससे कि हमारा भी ज्ञान बढ़ता है, प्लस हम उनको भी दे पाते हैं। थर्ड थिंग है, तीसरी चीज ये है मैम कि मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत है, क्योंकि मैंने इंडस्ट्री में भी जॉब किया हुआ है और मैं विज्ञान पढ़ाती हूँ। तो मैं बच्चों को अपना जो प्रैक्टिकल नॉलेज है प्लस जीवन का जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा अप टू 36 ईयर, वो मैं शेयर करके बच्चों के साथ मैं भी हैप्पी होती हूँ, प्लस उनको भी सीखने को कुछ मिलता है और मुझे भी कुछ चीजें ऐसी मिलती है उनसे जिसमें कि मैं अपना सुधार कर पाती हूँ। तो मेरा भी पर्सनालिटी डेवलप हो रहा है, प्लस उनको भी अपने टीचर से कुछ मिल रहा है। यही है मैम मेरा मेन, और टीचिंग मेरा पैशन है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नंदन जी। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार फिर से एक नई शुरुआत हो रही है जी, और आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बात मेरे ख्याल से थोड़ा लेट में ज्वाइन कर पाया। मेरे ख्याल से ये चल रही है कि आपने क्यों टीचिंग क्यों बने? प्रोफेशन ज्वाइन किया। जी, जी। शिक्षक बने। तो एक पहलू तो ये है कि उस समय जब मैंने टीचिंग शुरू किया तो एक मुहावरा सा चलता था या ये बात चलती थी कि जब कोई कुछ नहीं बन पाता है तो वो शिक्षक बन जाता। जी बिल्कुल सही है। तो कुछ वही बात मेरे साथ भी थी। मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, इंजीनियर नहीं बन पाया या और कोई प्रोफेशन नहीं अपना पाया, तो मैं टीचर बन गया। लेकिन आज के पहलू से देखा जाए तो बात ये नहीं है। आज टीचिंग ऐसा सरल काम नहीं रह गया है कि यदि आपको कुछ नहीं आता है तो टीचर बन जाइए। मैं समझता हूं कि टीचिंग इज ए मोस्ट डिफिकल्ट जॉब नाउअडेज, विशेष तौर से जो प्रेजेंट सिनेरियो है इसमें। और अच्छा, टीचर क्यों बना, उसका एक दूसरा पहलू ये है कि टीचिंग मुझे अच्छी लगती थी इसलिए भी कि मेरे फादर भी टीचर थे और वो मुझे पढ़ाया करते थे, और मेरे साथ साथ जो क्लास को भी जब वो पढ़ाते थे उनकी टीचिंग बहुत इम्प्रेसिव हुआ करती थी। वो एक बहुत अच्छे पंडित भी थे अपने धर्म के, जैन धर्म के। तो उनकी जो शास्त्र सभा भी होती थी वो बहुत अच्छे से, मतलब ऐसे लोगों को समझाया करते थे, बताया करते थे कि उनकी जो सभाएं होती थी उसमें लोग बिना हिले बैठे रहते थे, बिल्कुल मतलब मोहित हो करके। और पढ़ाने की भी यही क्वालिटी थी उनकी। जब वो क्लास में पढ़ाते थे वो बहुत अच्छी संस्कृत, हिंदी और जो सामाजिक विज्ञान वगैरह है बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, और मेरे भी उनके इन विषयों में सबसे ज्यादा अच्छे नंबर आया करते थे, बहुत अच्छे लगते थे। और इसीलिए मेरा टीचिंग के प्रति भी रुझान हुआ। और जब मैंने खुद भी पढ़ाना शुरू किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब बच्चों के मुंह पर एक संतोष का भाव या एक प्रसन्नता का भाव आता था। जब मैं उनको पढ़ाता था या चैप्टर को पढ़ाने के बाद उनके मुंह पर जो एक संतोष और खुशी का भाव, सीखने का भाव जो होता था, उसको देख करके बड़ा अच्छा लगता था और उससे और ज्यादा टीचिंग के प्रति अफेक्शन बढ़ा। कुछ समय बाहर भी रहा, दिल्ली तरफ, सोनीपत के स्कूल में 4 साल तक टीचिंग किया। उससे और नई नई बातें सीखी, नई तकनीकें सीखी, तो उससे और जो है उसकी तरफ रुझान बढ़ा। फिर कॉलेज वगैरह में भी पढ़ाना शुरू किया तो वहाँ पे भी अच्छा लगा। तो इस तरह से एक टीचिंग प्रोफेशन हो गया। स्कूल इसलिए भी खोला कि ऑनेस्टली तो ये बात है कि एक कॉलेज में चूंकि एक इनसिक्योरिटी थी, चूंकि मेरा जॉब जो है परमानेंट नहीं था, एक इनसिक्योरिटी थी कि पता नहीं कब कहाँ हो जाए, क्या हो जाए। तो इसलिए परमानेंट अपना काम होना चाहिए, इसलिए स्कूल भी शुरू किया। लेकिन फिर उसमें भी मजा आने लगा, धीरे धीरे एंजॉय करके जो है चलने लगा। अच्छा लग रहा है अभी। अब फिर आप सब लोगों का साथ मिला तो और अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, धन्यवाद अभिनंदन जी। अंकिता सोनी जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र।
मैम मेरा पहले से ही शौक था कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊं। मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है और मुझे पढ़ाने से और ज्यादा नॉलेज मिलता है और पढ़ाने से मैम नॉलेज भी बढ़ता है, बच्चों के साथ मिलने का मौका भी मिलता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। लोकेंद्र जी। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी मैम, मैं अगर किसी के मन में एक समाज को बदलने का एक उद्देश्य है तो मेरे अनुसार शायद उसको शिक्षक ही बनना चाहिए। और बहुत सी समाज को सिर्फ एक शिक्षक ही बदल सकता है और समाज को बदलने के लिए और कोई समाज को परिवर्तित नहीं कर सकती। जो बचपन होता है, बचपन से जब किसी इंसान के अंदर परिवर्तन पैदा किया जाए, जैसे कि हमारे बच्चे, तो वो ताउम्र हमेशा उम्र के वो रिकॉर्ड हो जाते हैं मस्तिष्क में। और मेरा उद्देश्य एक समाज को परिवर्तन करने के लिए मैं शिक्षक बना। और मैं नहीं ये समझता कि शिक्षा सिर्फ रोजगार के लिए होती है। शिक्षा से हर एक इंसान पहले एक अच्छा इंसान बनता है, उसके बाद रोजगार प्राप्त करना ये अगला सेकंड नंबर है। लेकिन शिक्षा से जी, हमें लगता है तकनीकी असुविधा के चलते वो ये आवाज नहीं आ रही है। जब तक हम नेक्स्ट पार्टिसिपेट के लिए इनवाइट कर सकते हैं। जी, दुर्गा लोधी जी। लोकेंद्र जी, आप अवेलेबल है अभी? जी मैम, जय जिनेंद्र मैम। दुर्गा जी 1 मिनट, लोकेंद्र जी की बात पूरी हो जाए, 1 मिनट। हाँ सिर्फ। जी सर। सर अनम्यूट करेंगे। जी सिग्नल वीक होने के कारण मैं कट गया था। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं बच्चों को एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकूं और अपने जिसको मैं पढ़ा रहा हूं वो आगे चल के बहुत अच्छे इंसान बने। इसके बाद वो या तो समाज सेवा में आ जाए या कहना चाहिए सिविल सर्विस में आ जाए। इसके बाद जो बनना चाहिए, एक अच्छे किसान भी अच्छे इंसान ही होते हैं। सही है जी जी बिल्कुल सही है लोकेंद्र जी। जी, बाकी सब तो सब कुछ बन जाएंगे, एक अच्छा इंसान यदि बन जाए तो बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल जी मैम। सबसे बड़ी बात यही है। धन्यवाद। अच्छा इंसान बनना जरूरी है। जी दुर्गा जी। जी मैम, जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम, पहले तो मैं सोचती थी कि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कि मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हमारे जो डायरेक्टर सर है ना, जब हम स्कूल ज्वाइनिंग किया तो सर ने बोला कि आप कुछ मतलब कर सकती हूँ। तो जब से हमने स्कूल ज्वाइनिंग किया मैम, पहले तो हम बात करना में बहुत झिझक खाती थी, लेकिन अब हमें बहुत कुछ ऐसे मतलब जीएस से भी हमें कुछ सीखने को मिला। इससे भी मैम हम आगे ऐसा लगता है कि हाँ हम टीचिंग लाइन में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया दुर्गा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी। अमित जी आप अनम्यूट करेंगे। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मैम, मेरी मतलब जो अभी तक की जर्नी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने तो जो स्कूल स्टार्ट किया था, मतलब पढ़ाई से तो हमारा नाता बचपन से नहीं रहा है।
पढ़ने में बहुत ज्यादा रुचि नहीं थी। और आगे जब कुछ ऐसे अवसर आए कि आगे पढ़ने का मौका मिला तो पढ़ाई करी और उसके बाद में अपना काम चालू किया। और स्कूल भी हमने इसलिए स्टार्ट किया था कि हमारे लिए एक अर्निंग का सोर्स रहेगा, मतलब पैसे कमाने के लिए ही मैंने ये स्कूल जो है स्टार्ट किया था। और इससे ज़्यादा मेरा विद्यालय से, स्कूल से या पढ़ाई से कोई बहुत ज़्यादा नाता इसके पहले तक नहीं था। लेकिन उस समय पे जो काम मैं कर रहा था उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अपने समय का उपयोग कर रहा हूँ, अपनी एनर्जी का उपयोग कर रहा हूँ, उससे कुछ पैसे तो अर्न हो रहे हैं लेकिन इससे समाज का कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई मतलब किसी का भी कोई हित नहीं है उसमें जी। सिर्फ अपने के हित, अकेले का तो हित, थोड़ा बहुत हित हो रहा है, लेकिन और इससे किसी का भी कोई लाभ नहीं हो पा रहा है। तो स्कूल तो स्टार्ट हो चुका था, लेकिन मैं कभी आता नहीं था स्कूल देखने को। साल में कभी 2-3 बार ऐसे विजिट करता था और नहीं आता था। लेकिन जब ये फीलिंग्स आई कि मैं कर क्या रहा हूँ लाइफ में, मेरे जीवन का मैं क्या उपयोग कर पा रहा हूँ, तो स्कूल आना हुआ। और जब से स्कूल आना हुआ, सबसे फेवरेट जो मेरा स्थान है अभी, वो अब विद्यालय ही है। और बच्चों का साथ और जो सीखना सिखाने का क्रम है वो बहुत अच्छा लग रहा है अभी। तो अभी जो पुराने जितने भी मंतव्य थे कि अर्निंग करनी है, इससे ये नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर, बदल चुका है। अभी स्कूल सिर्फ हमारे लिए मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी है कि जहाँ से एनर्जी मिलती है, और लगता है कि यदि कुछ समाज में परिवर्तन करना है तो ये बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। तो इसलिए अब मैं विद्यालय आता हूँ। पढ़ाना तो अभी भी मुझे अच्छे से नहीं आता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी सीख जाऊँ। क्लास में जाता हूँ, बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती खेल करके और थोड़ा सा पढ़ा करके वापस आ जाता हूँ। यदि कभी आवश्यकता होती है तो मैं सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ाता हूँ बच्चों को जी। तो अब लेकिन जो विद्यालय से जुड़ा बाकी सारे काम जो मैं कर रहा था, मैंने सबको स्टॉप करके जो मैंने एक साइड अर्निंग के लिए स्टार्ट किया था उसको फोकस करना चालू कर दिया। तो ये मुझे भविष्य का सबसे अच्छा हिस्सा लगता है। थैंक यू मैम। तो फिर तो अमित जी आपको आज मजा आएगा, क्योंकि आज हम सारी खेल की बातें ही करने वाले हैं। आई थिंक अब सिर्फ सृष्टि नामदेव आपको सुनना बाकी है। प्लीज सब लोग अपने वीडियोस चालू रखिएगा। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगी, वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो ऑफ की हूँ, मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। अच्छा, इसलिए मैंने करके रखी है। और मैम मुझे ना शुरू से, स्टार्टिंग से ही, मैं जब पढ़ाई करती थी तो मुझे ना टीचर को देखते थे तो अच्छा लगता था, उनको देख के लगता था कि बड़े होके मैं भी पढ़ाने जाऊंगी, मैं भी पढ़ाऊंगी। इसलिए मैंने टीचिंग लाइन ज्वाइन की। ठीक है, बढ़िया। मैं यदि बताऊं तो मैं मतलब एज ए टीचर तो मैंने जब किया अपना करियर शुरू, मेरी लाइन बिल्कुल अलग थी। मैं अपने घर में अपने क्लासेस चलाती थी, बेसिकली ड्राइंग एंड पेंटिंग, वही मेरा शौक था। मेरे पास दिन के 80-80 बच्चों के बैचेस होते थे, 80-80 बच्चे एक दिन में सीखते थे। एक दिन घर बैठी थी और फ्रेंड का फोन आया कि उनके स्कूल में अचानक से ड्राइंग टीचर को छोड़ के जाना पड़ा, तो उसने मुझे स्कूल में ले लिया। और वहां जब स्कूल में जाके बच्चों को सिखाया, धीरे धीरे मुझे इसमें इंटरेस्ट आने लगा। यहाँ शादी होके आ गई, फिर एज ए ड्राइंग टीचर ज्वाइन किया, लेकिन एक एक 2-2 पीरियड जैसे मिलते रहते हैं। जब पढ़ाना शुरू किया मैंने, देन आई कंप्लीटेड माय बीएड एंड अदर डिग्रीज। एंड मुझे मतलब सिखाने का शौक तो पहले से था, बट पढ़ाने का शौक बच्चों के साथ आने के बाद लगा। एक चीज, एक क्वेश्चन आपसे टाइप करके मुझे सब लोग जवाब देंगे, वो कौन सा पीरियड होता है जो बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद आता है? यस मोरवी जी।
मैम गेम गेम्स, खेल, ठीक है। अभी हमको पता है कि बच्चों को क्या पसंद है। मैं अभी एक बुक पढ़ रही थी, उसके अंदर मतलब लिखा हुआ था, एक टीचर ने बुक लिखी है, उसमें लिखा था कि हम जब टीचर बनते हैं तो हम लोग यदि ये सोचे हम बच्चों को एज अ पर्सन ट्रीट करें, एज अ चाइल्ड नहीं। हम एज अ चाइल्ड मतलब हम ये सोचते हैं बच्चा छोटा है, उसकी समझ छोटी है, पर उसकी फीलिंग्स कभी छोटी नहीं होती है। तो यदि हम उसको एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं तो हम उसकी फीलिंग को यदि हम फील करें, समझ सके कि वो क्या चाहता है, तो हमको उसको पढ़ाने के लिए तकलीफें आधी हो जाएगी, हमारे और बच्चों के बीच में प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। तो एक चीज यदि हम समझते हैं कि गेम्स सबको अच्छा लगता है, तो फिर हम खेल में पढ़ाई क्यों ना करवाएं, पढ़ते पढ़ते खेल क्यों ना खिलाएं, ताकि बच्चों के लिए पढ़ना इंटरेस्टिंग हो जाए। ठीक है, नीरज जी प्लीज स्लाइड ऑन कर देंगे। अभी खेल दो तरह के होते हैं, एक इंडोर गेम, एक आउटडोर गेम। ठीक है, इंडोर गेम के अंदर हम बहुत सारे खेल खेलते हैं। आजकल के बच्चे मोबाइल और कंप्यूटर गेम खेलते हैं। उसके अलावा हम लोग जो इवन क्लास में बैठ के भी खेल लेते थे पेन के पेपर के ऊपर, है ना, जीरो एंड क्रॉस वाला या डॉट्स करके मिला के होम बनाने वाला, एंड सो मेनी गेम्स। उसके अलावा हम लोग जो घर में बैठ के खेलते थे, तो वो बोर्ड गेम्स होते हैं, सांप सीढ़ी वगैरह होती है, लूडो है, चेस है, इस तरह के। दो तरह के गेम होते हैं। अभी इन गेम्स को हम अपने पढ़ाई में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, आज हमको ये देखना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अभी आप सबके मोबाइल में गेम तो जरूर होगा, राइट? है, यस और नो? आप सबके मोबाइल में एक आध कोई गेम तो सबके पास जरूर होगा। नो मैम। यस और नो? यस यस। निकिता जी नो, वाओ ग्रेट। नो मैम। नो मैम। नहीं है? नो मैम। सच बोलिएगा प्लीज। यस मैम, सच बोल रहे हैं। साता जी है। एक्चुअली मेरे हिसाब से होना चाहिए, आपके अंदर का बच्चा कभी मरना नहीं चाहिए। यस, होना चाहिए गेम। क्यों, मैं बताती हूँ, एक साइकोलॉजिकल रीजन आपको बताती हूँ, इसके बाद आप भी रखेंगे। गेम मतलब गेम से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। गेम जो है हमारी, मतलब बोलते हैं ना कि जैसे पेंसिल को शार्प करते हैं, वैसे हमारी यदि ब्रेन को शार्प करना है तो गेम्स होने ही चाहिए। गेम मतलब आप टाइम पास के गेम ना खेलें, कुछ ऐसे गेम हो जिसमें दिमाग लगे, है ना। जैसे न्यूज़पेपर भी आता है तो उसमें एक वो कॉर्नर आता है जिसमें मतलब एक क्या बोलते हैं, सुडोकू पजल होती है या फिर वर्ड गेम होता है। एवरीडे आपको 2-5 मिनट इसके लिए जरूर देने चाहिए, या इस तरह के मोबाइल में आजकल ढेर गेम होते हैं, वी शुड डू दैट। इसका एक रीजन, साइकोलॉजिकल रीजन ये है कि जब आप कोई छोटा सा गेम खेलते हैं और उसके बाद जब उसमें जीत मिलती है, तो वो जो जीत की खुशी होती है वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है, आपको अपने आप पे भरोसा बढ़ता है। इसलिए ऐसे छोटे छोटे गेम, छोटी छोटी जो जीत होती है वो बच्चों को मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाती है। इसलिए गेम, बच्चे बहुत सारे खेल खेलते हैं, आप देखना जो बच्चा बार बार हारता है या दूसरों से छोटा है, उसको कहीं कुछ नहीं मिलता है, तो वो बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है, फिर वो अवॉइड करता है खेलने जाना, या उन लोगों के साथ अवॉइड करता है। और वो किसके साथ खेलना पसंद करेगा? जिससे वो जीत सकता है। वो अपने से छोटों के साथ या अपनों से कमजोर के साथ खेलना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि उसको जीत का आनंद चाहिए। तो खेल इसलिए जरूर होने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अभी खेल के लिए क्या चीजें जरूरी है? 3 चीजें जरूरी है, आंख, हाथ, हाथ पैर और दिमाग का समन्वय, है ना, हैंड आई कोऑर्डिनेशन। तो जब तक इन तीनों का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा हम गेम नहीं खेल सकते। और यदि ये 3 चीजें कोऑर्डिनेट हो गई तो पर्सन इज सक्सेसफुल। जो बच्चा है वो सक्सेसफुली अपना हर काम कर सकता है। तो बेसिकली इन तीनों का कॉम्बिनेशन, आंख, हाथ, पैर और दिमाग तीनों साथ चले, इसके लिए गेम्स बहुत जरूरी है। ठीक है, सो नेक्स्ट पे चलेंगे हम। अभी खेल जो होते हैं वो बच्चों को कॉन्फिडेंस देते हैं। हम हाथ पैर, आई डोंट नो, आप में से कुछ लोगों ने शायद पहले के वेबिनार यदि किसी ने ज्वाइन किया तो लेफ्ट और राइट ब्रेन के बारे में पता होगा। कोई बता सकता है?
लेफ्ट राइट ब्रेन की जी लेफ्ट ब्रेन में कहना चाहिए कि लेखन कला, रचनात्मकता होती है। राइट ब्रेन जो होता है वो तार्किक होता है। ऐसा कुछ है क्या मैम? ऐसा आपने बताया। जी 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 बिल्कुल विवेक जी। एक्चुअली हमारा जो राइट बॉडी होता है वो लेफ्ट ब्रेन से कनेक्ट होता है, और लेफ्ट ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन जैसे वर्ड्स है, नंबर्स है ना, वो सारी चीजें, और लॉजिकल वो सारा चलता है। लेकिन लेफ्ट बॉडी जो होता है वो राइट ब्रेन से कनेक्ट होता है, वो सारी लाइक हमारी हॉबीज, कलर को पहचानना, म्यूजिक को पहचानना, हमारी फीलिंग्स, मतलब ये दिमाग है और ये दिल है। आप हम तो दिल दिमाग बताते हैं, वो एक्चुअली यहीं पे है दोनों। तो इस तरफ दिमाग है, इस तरफ दिल है, आप ये समझ लीजिए। तो ये जो पोर्शन है हमारा राइट ब्रेन होता है, वो फील करना को, मतलब महसूस करना, खुश होना, ये सारे काम, क्रिएटिविटी जो आपकी सारी है वो। तो राइट ब्रेन जो है लेफ्ट से हैंडल होता है। तो अभी यदि आपको दोनों चीजें, तार्किक और ब्यूटी, दोनों को यदि साथ में लेना है, क्रिएटिविटी को साथ रखना है, तो आपको दोनों साइड के बॉडी का इक्वल उपयोग करना होगा। हम क्या करते हैं, अपना मोस्टली सब लोगों का राइट होता है, कुछ लोग होते हैं जो लेफ्टी होते हैं, तो वो अपने लेफ्ट डोमिनेंट को वो काम करते हैं। तो हम जो दूसरा आधा पार्ट है बॉडी का, उसको निग्लेक्ट करते हैं। तो हमको उसको निग्लेक्ट नहीं करना है। बच्चों को यदि हमको चाहिए कि फुल डेवलपमेंट हो, उनका पूरा दिमाग लेफ्ट राइट दोनों एक साथ काम करे, तो हमको उनको खेलने देना पड़ेगा जहाँ पे उनके दोनों साइड के बॉडी पार्ट्स यूज हो। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं आपको हैंड्स से यूज करके कुछ टेक्निक्स, कुछ एक्सरसाइज बताती हूँ जो बच्चों के लिए जरूरी है, होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आप सबसे चाहूंगी आप लोग भी मेरे साथ करें। एक तो बच्चों को यदि आपको करवाना है तो आप उनसे किस तरह से करवाएंगे। पहले तो उनके दोनों हाथ को ओपन क्लोज, दोनों हाथ। ठीक है, ये एक्सरसाइज रोज बच्चों की होनी चाहिए। उसके बाद मेघा जी प्लीज कॉपी प्रॉपरली। हाँ, एक स्टेप छूट रहा था। इससे क्या होगा, 1 बाय 1 दोनों साइड के ब्रेन को पता चलेगा कि क्या करना है। ठीक है, हम बच्चों को 1 to 1, 1 to 3 में भी बता सकते हैं। जैसे 1 हाँ 2 3 जी बिल्कुल। ओके, चलिए अभी फिस्ट करिए ऐसे, एक ही साइड की, एक इस तरफ से थंब, इस तरफ से लास्ट फिंगर। अब इसको अंदर लेना है और अपोजिट साइड का खोलना है। यहाँ आपको पता चलेगा कि आपका लेफ्ट राइट ब्रेन कितनी मतलब तकलीफ देता है, कंफ्यूजन करता है। धीरे से करिए, पहले एक और ये दूसरा, देन दोनों को क्लोज करिए, देन ये और ये। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, आपके ब्रेन को थोड़ी सी आदत डालिए, 2-3 बार में अपने आप होने लगेगा। जी करते रहिए, कोशिश करिए। चलिए अभी एक और करते हैं। फर्स्ट फिंगर और लास्ट फिंगर अपोजिट हैंड्स के।
मैम लास्ट वाली एक्सरसाइज एक बार और बता दीजिए। जी, ये जो भी लड़ाई चल रही है आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन की चल रही है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, आराम से हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज हो सकती है, हम अगली बार फिर थोड़ी और करेंगे, ठीक है? अभी टाइम हमको ज्यादा परमिशन नहीं दे रहा है। आई ट्राई, इसका यदि मुझे वीडियो मिलता है कुछ और एक्सरसाइज का तो मैं ग्रुप में जरूर शेयर करूंगी ताकि आप बच्चों को करवा सके, ठीक है? अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये लेफ्ट और राइट ब्रेन को एक साथ करने के लिए हमने कुछ एक्सरसाइज की है, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे हम। इसके बाद ये हो गया है। जी, अभी कुछ खेल जो हम कक्षा में खेल सकते हैं, आपको जैसे बोर्ड पे दिख रहा है, हम इस तरह से बोर्ड के ऊपर बना सकते हैं। जैसे मैंने ट्रायंगल बनाया है 1 के ऊपर, तो आगे जितने 1 लिखे हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 लिखा है, आप 1 से ज्यादा लिख सकते हैं। बच्चे को बोलना है कि जहां पे आपको 1 दिखता है वहां पे आपको ट्रायंगल बनाना है। अभी ये एक गेम है, लेकिन इससे 2-3 चीजें होगी। एक तो बच्चा शेप सीखेगा, नंबर पहचानेगा, पहचान उसको कितनी है वो करके भी दिखाएगा, और जहां पर उसको प्रॉब्लम है, कहीं कोई चीज नहीं समझ आती है, तो वो इस गेम के माध्यम से आपको समझ में आ सकती है कि बच्चा कहाँ पर तकलीफ में है, ठीक है? ये इस एक गेम को हम बहुत सारे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। उसी तरीके को जैसे मैंने क ख ग में लिखा है, अभी इसकी जगह हम लोग सपोज आप मैथ्स के टीचर हैं, आप उनको इवन ऑड नंबर सिखा रहे हैं, ठीक है? आप उनको भाज्य अभाज्य संख्याएं या उनको क्या बोलते हैं फ्रैक्शन वगैरह सिखा रहे हैं, तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इसी तरह से आप उनको एक लिखा है उसके सामने से बहुत सारे ऑप्शन दे के, मल्टीपल चॉइस की तरह होता है, लेकिन जब इसको गेम में हम कन्वर्ट करते हैं तो बच्चों के कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं, वो बच्चे दूसरे को देखकर भी इजीली सीखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है, ये एक बहुत सिंपल चीज होती है, हम जब बच्चों को सिखाते हैं हम उनको फिंगर्स में काउंट करना सिखाते हैं। हम फिंगर्स एक्चुअली जब प्लस माइनस, यदि आपके यहाँ पे ये सिस्टम है कि आप प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के वक्त लाइन बना के सिखाते हैं बच्चों को, तो प्लीज उसको स्टॉप करिएगा, क्योंकि वो एक बहुत गलत तरीका है। वो हम बच्चों को सिखाने के लिए सिखा देते, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चा यदि कहीं बाहर जाता है तो वो काउंट नहीं कर पाएगा, जनरली फिंगर्स ही काउंट में आती है। सो उनको ऐसी टेक्निक सिखाइए जो उनको इजीली समझ में आए। तो ये एक गेम हम क्लास में सबके साथ खेल सकते हैं। हम जैसे हिंदी और इंग्लिश में हम लोग डिक्टेशन देते हैं, राइट? हम मैथ्स में भी डिक्टेशन दे सकते हैं इस तरीके से। यू जस्ट हैव टू शो फिंगर, आप सिर्फ उंगली दिखाइए और बच्चों को बोलिए जो नंबर बताया है वो लिखे। हम इसमें इकाई दहाई कर सकते हैं कि मेरे राइट हैंड में होगा वो इकाई और यहाँ पे है जो दहाई, तो ठीक है मैंने ये किया, अभी बताइए क्या नंबर हुआ, तो बच्चा की इकाई में 1 है, दहाई में 2 है, तो 21 हुआ। तो ये कंसेप्ट जो टेंस वंस का कंसेप्ट है, नंबर का कंसेप्ट है, और जो हमारा मतलब तरीका है क्लास में, तो एक इस तरह से चेंज हो सकता है। हम इसको वर्कशीट की तरह भी दे सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसके। तो इसको कुछ मतलब आपका जो टेस्ट का तरीका है क्लास के अंदर बच्चों को टेस्ट करने का, तो उसको हम गेम में चेंज कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। सैंड पीट या सैंड ट्रे आप लोगों के स्कूल में होती है छोटे बच्चों के लिए? डू यू यूज? यस और नो लिख के बताएंगे मुझे प्लीज। यस यस, वेरी गुड जी, बहुत अच्छी बात है। यदि आप लोग रखते हैं सैंड ट्रे, होनी चाहिए। आप उसको सैंड रखिए या नमक डालिए उसमें या फिर कुछ भी, या जैसे इसमें एक पिक्चर दिखाया है मैंने,
मोरवी जी नहीं है तो रखना चाहिए, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं स्कूल के अंदर। या जैसे ये एक पॉलीथीन जो जिपलॉक वाली पॉलीथीन होती है उसके अंदर कुछ मतलब लिक्विड ऑयल के साथ कुछ सैंड वगैरह कुछ आटा वगैरह डाल के हम बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इसका मेन रीजन ये होता है कि हमारी जो दिमाग है उसकी नर्व्स डायरेक्टली हमारे फिंगर टिप से जुड़ी होती है। यदि हमारे फिंगर टिप को एक्सरसाइज मिलती है तो ब्रेन में मतलब बहुत जल्दी इफेक्ट होता है, तो वो चीज जल्दी सीखी जाती है। तो हम छोटे बच्चों को जनरली सेंट्रे के अंदर लिखना सिखाते हैं, क्योंकि यदि सेंट्रे में बच्चा लिखना सीख जाता है तो उसको नोटबुक में लिखने में प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए सेंट्रे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इवन आप उससे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। सो मेनी वेज, सेंट्रे को यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं। और सेंट्रे ऐसा नहीं है कि सिर्फ नर्सरी के बच्चों के लिए। यदि आपको 3rd 4th 5th क्लास में भी कहीं लगता है कि बच्चों की हैंडराइटिंग प्रॉपर नहीं है या वो कुछ पर्टिकुलर लेटर्स प्रॉपर नहीं लिख सकते, जैसे आज ही मैं अपने 1st स्टैंडर्ड की बुक चेक कर रही थी हिंदी की, तो आई सॉ कि एक क्लास के काफी सारे बच्चे थे जिनको री से ऋषि, तो ऋषि का जो पीछे का हिस्सा बनाना होता है उनको काफी मुश्किल लग रहा था, तो उन्होंने बहुत गलत किया था। फिर मैंने टीचर को बुलाया और मैंने उनको पर्सनली बताया कि मुझे मतलब कॉपी के ऑब्जर्वेशन से ये पता चल रहा है कि क्लास में काफी बच्चों को इस एक ही लेटर में प्रॉब्लम है। हर एक बच्चे को कहीं कहीं प्रॉब्लम आती है, लेकिन सबका कॉमन प्रॉब्लम जब दिखता है तो हमको कुछ ऐसे सॉल्यूशन ढूंढने चाहिए। तो सेंट्रे उसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, क्योंकि उसमें क्या होता है, बच्चे को पेंसिल से जब लिखा तो यदि गलत है तो बच्चे को रब करना तो वो थोड़ा बुरा लगता है, उसकी इंप्रेशन बनती है। लेकिन सेंट्रे बहुत इजी होता है उनके लिए बनाना, कि वापस उसको हिलाया और मिक्स हो गया तो गलती भी करेंगे तो वो छुपा सकते हैं, तो वो बार बार रिपीट करके अपनी गलती को सुधार सकते हैं। सो सेंट्रे आप उनको बहुत सारी अलग अलग शेप्स, अलग अलग टेक्निक, जिनके हैंडराइटिंग खराब है यदि वो सेंट्रे यूज करते हैं तो सुधर जाएंगे। और ये क्लास के लिए एक बहुत अच्छा गेम है। आप हर एक बच्चे को बुलाइए और अलग अलग चीजें, यदि टीचर स्मार्ट है, उनको पता है कि किस बच्चे को कहाँ तकलीफ है, तो ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे हम। अभी जैसे मैंने बताया लेफ्ट और राइट ब्रेन, उसकी एक्सरसाइज के लिए कुछ एक प्रैक्टिकल गेम्स है, आप बोर्ड के ऊपर बच्चों को करवा सकते हैं। इस तरह से डॉट्स बनाइए और उसके बाद बच्चों को बोलिए अपने दोनों हाथ यूज करके उसको कंप्लीट करें। नो डाउट बेसिकली ये गेम है, लेकिन ये बच्चों के दोनों दिमाग के पार्ट को यूज करेगा। जब बच्चा इसे यूज करता है तो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएगी। दोनों दिमाग जब साथ में काम करेंगे तो लॉजिकल थिंकिंग, जहां बच्चे को मतलब जो फ्लो में तकलीफ है वो तकलीफें कम करने के लिए एक्सरसाइज अच्छी है। तो बच्चे जब स्कूल में मजा आएगा तो उसको घर पे भी जरूर करेंगे। तो आप इस तरह के कुछ गेम बच्चों को खिला सकते हैं, डॉट्स बना के उनको दोनों हाथों से एक जैसी पैटर्न बनाना। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, बच्चों को बहुत मजा आता है। आई थिंक आप लोग भी यदि करके देखेंगे तो मजा आएगा। इसके बाद तुरंत जरूर करिएगा, यू विल ऑल्सो एंजॉय इट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे हम। मैडम, इसको कराने के लिए क्या एक हाथ करेगा काम कि दोनों एक साथ? दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ के लिए है जी, दोनों हाथ एक साथ जी। धन्यवाद। अभी आपको ये जो पिक्चर दिख रहा है उसके अंदर आप देख रहे हैं फर्स्ट में कलर मैचिंग के लिए मैच बॉक्स का यूज किया है। मैंने कोशिश की है कि आपके लिए ऐसे गेम लेके आऊं जो आप इजीली बना सके। मैच बॉक्स है, उसके ऊपर कलर लगाया है और सेम कलर अंदर, तो बच्चे को बहुत सारे मैच बॉक्स है, इससे आप कलर सिखा सकते हैं। अभी इसके हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इसको बहुत सारे वेरिएशन ला सकते हैं। जैसे यदि मैं इंग्लिश टीचर हूँ और मुझे यदि कैपिटल और स्मॉल लेटर सिखाना है तो मैं बॉक्स के बाहर कैपिटल लगाऊंगी, बॉक्स के अंदर स्मॉल लेटर प्रिंट करके कट करके अंदर लगाऊंगी। ठीक है, तो और फिर बच्चे को मैच करना है कि कैपिटल ए कौन सा है, स्मॉल ए कौन सा है। इसके अलावा यदि मुझे अपनी हिंदी या कोई और लैंग्वेज में सिखाना है तो मैं ये कर सकती हूँ कि जैसे अ से अनार, तो अनार की कटिंग में ऊपर लगाऊंगी और अ अंदर लिखा हुआ, या वाइस वर्सा उसका अपोजिट। तो इस तरह से या फिर जैसे इक्वल फ्रैक्शन, यदि हम 6 7 को करवा रहे हैं
इक्वल फ्रैक्शन होते हैं 1/3 प्लस 1/3, 1/3 या 1/6 प्लस 1/6, 1/2 एंड 1/4 प्लस 1/4। जो आप सब्जेक्ट लेते होंगे उनको पता होगा किस तरह से इसको करना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हम एग्जाम के अंदर जो मैच द कॉलम में जितनी चीजें पूछते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे एज अ गेम खेल सकते हैं। आपके एग्जाम में जो बुक के अंदर जो मैच द फॉलोइंग में आता है, यदि मैं हिस्ट्री की टीचर हूं तो मैं उसमें ईयर्स और जो सारी घटनाएं हैं तो बाहर ईयर लिखूं और घटनाएं अंदर लिख के लगा दूं और देन बच्चों को दे सकती हूँ। मतलब मैं किसी भी लेवल किसी भी क्लास के लिए इस गेम को यूज कर सकती हूँ। आप कितना ज्यादा आप क्रिएटिव हो सकते हैं इस पर्टिकुलर गेम को लेके, आप अपने आप इसमें थोड़ा सा और अपनी तरफ से मिला के, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसके लिए। ठीक है, देन जो दूसरा आपको गेम दिख रहा है, ये एक मतलब बच्चों के जो सेंस ऑर्गन है उसको और उनकी फीलिंग्स को जगाने के लिए बहुत इफेक्टिव गेम है। जैसे मैंने भी बताया, जिन बच्चों को लिखने का प्रॉब्लम है, जो एग्जैक्टली शेप देखकर नहीं बना पाते, राइटिंग प्रॉपर नहीं है, ये उनके लिए एक बहुत अच्छा गेम है शेडो ड्राइंग। आप किसी चीज को रखिए, खिलौने को, उसका शेडो शीट पर बन रहा है और बच्चे को उसको शेडो को कॉपी करना है। इसके अंदर बच्चे के हैंड्स, बच्चे की आई और बच्चे का ब्रेन, दिमाग, आंखें और हाथ तीनों एक साथ काम करेगा। जिन बच्चों को पर्टिकुलर लेटर्स या वो लिखने में प्रॉब्लम होता है उनके लिए ये बहुत इफेक्टिव है। बच्चा इंटरेस्ट से करेगा तो एग्जैक्टली किसी शेप को कैसे बनाना, क्योंकि उसको ऑलरेडी बना हुआ दिख रहा है, वो उसको एग्जैक्टली बनाना सीख जाएगा और ये बच्चों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब बच्चा एज इट इज कॉपी कर सकता है। तो हो सकता है कुछ बच्चे जिनको प्रॉब्लम है मतलब फिजिकली, तो यदि नहीं कर पाते हैं तो आप उनको इसकी प्रैक्टिस दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनके ग्रिप्स प्रॉपर नहीं होते, जैसे जो लेट बर्थ होते हैं, जिनका जन्म लेट हुआ है, या जो बच्चे थोड़े स्लो हैं, उम्र हो जाती है उनकी, लेकिन अकॉर्डिंगली उनका ब्रेन और हैंड आई कोऑर्डिनेशन दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में कम होता है। तो उनके लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप एज अ गेम क्लास के अंदर सबको खिला सकते हैं या बच्चों को बता सकते हैं कि घर से खेलकर लेकर आए यदि पॉसिबल नहीं है तो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। शेप्स के लिए, डिफरेंट शेप्स जो होते हैं वो जब बच्चों को सिखाने हैं और उसकी एक्टिविटी करवाना है, तो आप जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, आप शेप बना के जमीन पे रख दीजिए और उसके बाद बच्चों को बोलिए आपके क्लास में इस शेप की जितनी भी चीजें मिलती है, हमारी यदि मतलब यदि केजी सेक्शन और फर्स्ट सेकंड तक के सेक्शन होते हैं, वहां पे ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो बच्चे ढूंढ सकते हैं। उनके बैग में भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिससे ये शेप रिलेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा गेम हो सकता है और एक ग्रुप एक्टिविटी हो सकती है। बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ, यहाँ पे आप मतलब कॉम्पिटिशन्स भी करवा सकते हैं ग्रुप्स बना के, कि कौन कितनी ज्यादा चीजें इकट्ठी कर सकता है, कौन से शेप ज्यादा ढूंढ सकता है, किसको रिकॉग्निशन है शेप का। आप चाहें तो अपनी तरफ से भी कुछ चीजें प्लेस कर सकते हैं आपके पास जो टॉयज अवेलेबल है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम होगा बच्चों के लिए। देन राइट साइड में आप देख रहे हैं, ये एक पजल हम खुद अपने आप बना सकते हैं। बहुत इजी है बनाना। कार्डबोर्ड को लेना है, उसके ऊपर शेप्स ड्रॉ करना है। यहाँ पे सिंपल शेप बनाए हैं, यहाँ पे आप अपना जैसे साइंस के अंदर सपोज डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, तो आप उसके ऑर्गन्स, तो उसके भी पीसेस करके इस तरह से बना सकते हैं। या मैप है, उस मैप को डिफरेंट स्टेट के पीस कर दीजिए। तो आप इस एक तरीके को बहुत सारे तरीके में अपने सब्जेक्ट के हिसाब से डिफरेंट गेम्स कर सकते हैं क्लास में। और ये कैसे कर सकते हैं, आप बोलेंगे कि ये ऐसा गेम है कि एक ही बच्चा एक बार में खेलेगा, बाकी क्लास क्या करेगी। तो जैसे अरुण जी के यहाँ पे होता है, उन लोगों ने एक कॉर्नर बनाया हुआ है क्लास में, एक्टिविटी कॉर्नर, कि जो बच्चा अपना काम पहले खत्म कर लेता है उसको एक मौका मिलता है कि वो जाके एक्टिविटी कर सके। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटी बना के क्लास में रखे कि जिसने फिनिश कर लिया उसका टर्न आएगा एक्टिविटी में। तो बच्चे अपना काम भी जल्दी से खत्म करना सीखेंगे उस खेल की लालच में। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। ये अगेन लेफ्ट राइट ब्रेन की एक्सरसाइज है। इसके अंदर आपको दो साइड अलग अलग नंबर लिखना है। ठीक है, अभी जैसे 1 और 3,
तो बच्चे को लेफ्ट हैंड से 1 बताना है, राइट हैंड से 3 बताना है, ठीक है। देन 2 and 1, 2 and 1, देन 3 and 5। सो दोनों ब्रेन प्रॉपरली काम करेंगे और बच्चे रिकॉग्निशन, आप इसमें रिकॉग्निशन आप बहुत इजी हो सकता है बच्चों के लिए, बहुत आराम हो जाएगा। मतलब एक्टिविटी बेस्ड में बच्चे अपना रिकॉग्निशन का टेस्ट दे सकते हैं। आपको बच्चों से ऐसे नहीं पूछना पड़ेगा कि चलो बताओ मैंने क्या लिखा है, उनको बोलना है आप जो लिखा है उतना आप बताइए। तो एक एंजॉय करने की चीज है। और एक और तरीका इसमें है डॉट्स करके, इसमें बच्चा काउंट करेगा और फिर करके बताएगा। वहां पे नंबर रिकॉग्निशन है, यहाँ पे काउंटिंग रिकॉग्निशन। दो अलग अलग चीजों को हम एक ही गेम के माध्यम से कर सकते हैं। और इसके अंदर फिर आप अपनी क्रिएटिविटी और बता सकते हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। नेक्स्ट पे चलेंगे सजल जी। ये एक पजल खुद बना सकते हैं। कार्डबोर्ड लीजिए, उसके ऊपर डिफरेंट कलर्स के टेप्स लगा दीजिए। कुछ इस तरह से लगाइए कि सारे जो मतलब कट्स आएंगे वो अलग अलग आए, और फिर उसके अंदर आप अलग शेप से कट कर दीजिए और बच्चों को वो उस जगह वापस जमाना है। ये एक्टिविटी उनके रीजनिंग को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करती है कि कहाँ पे, सपोज जैसे वहां पे ग्रीन लाइन आ रही है, ग्रीन लाइन ऊपर के कॉर्नर से कट हो रही है, नीचे येलो लाइन आनी चाहिए, ऑरेंज लाइन लेफ्ट साइड से, तो बच्चा ढूंढ के कि हाँ यहाँ पर ये पीस सेट होगा। हम जो जिक्सॉ पजल खेलते हैं तो हम ये जिक्सॉ पजल अपने आप बना सकते हैं। आप इसके अंदर एक और चीज कर सकते हैं, अलग अलग अल्फाबेट या अलग अलग लेटर्स उनको शेप में कट करिए, अलग अलग कलर करके उसको चिपका के, देन आप ये पीसेस में कट करिए। नंबर्स को अलग चिपका के उनको फिर करिए। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप जितना क्रिएटिव हो सकते हैं इसमें आप हो सकते हैं। बट जिक्सॉ पजल बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। नेक्स्ट पे चलेंगे। एक है काउंटिंग कॉन्स। यहाँ पे क्या किया है, एक कार्डबोर्ड के ऊपर छोटे छोटे से ग्लासेस, प्लास्टिक ग्लासेस जो होते हैं यूज एंड थ्रो के, वो लगाए हुए हैं, उसको कुछ शेप दे दिया है और नीचे नंबर लिखे हैं। अभी बच्चे को क्या करना है, कौन जो है मकाई के दाने, जो नंबर लिखा है उतने काउंट करके डालने हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी एक तो बच्चा हाथ से छुएगा, खुद काउंट करेगा और फिर उसमें डालेगा। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सेंसेस एक साथ काम करेंगे। नंबर पढ़ेगा, रिकॉग्निशन होगा, समझेगा कितना नंबर है, देन उतनी काउंटिंग करना। तो हमारे जो बहुत सारी चीजें होती है वो एक साथ खत्म हो जाती है। अभी इसी एक गेम को हम और अलग तरीके से खेल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग यदि लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो हम इसमें एक में नाउन, एक में वर्ब, एक में एडजेक्टिव, एक में एडवर्ब, या हम टाइप्स ऑफ नाउन्स कर सकते हैं, है ना। और ये नीचे जो हमने यहाँ कौन है, उस कौन की जगह हम छोटे छोटे से स्ट्राइप्स पे लिख सकते हैं। सपोज मैं नाउन और वर्ब कर रही हूँ तो स्ट्राइप पे किसी पे नाउन लिखे होंगे, किसी पे वर्ब। जो हमारे सारे एग्जाम्पल होते हैं हमको उसको शीट्स पे लिख लेना है और वहां जो लिखा है बच्चे को उसमें रखना है। या आप मैथ्स के अंदर इवन नंबर, ऑड नंबर, फ्रैक्शंस, बहुत सारे अलग चीजें बना सकते हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इस गेम को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ फिर आपकी क्रिएटिविटी आती है कि आप अपने सब्जेक्ट में इसको कैसे फिट करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और जो गेम आपको राइट साइड दिख रहा है वो बहुत इजी है। हमारे पास बहुत सारी बॉटल्स होती है जो यूज एंड थ्रो होती है, तो बॉटल्स के जो कैप वाला हिस्सा है उसको निकाल के यहाँ पे चिपका लिया है और उसके साथ में बॉल लगाए हुए हैं और कैप के ऊपर नंबर्स लिखे हैं। बच्चे को काउंट करना है, वो ढक्कन उठाना है और उसके ऊपर उसको फिट करना है। बहुत सिंपल और बहुत इजी है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा बच्चे के लिए। आप इस यहाँ पे जैसे बॉल्स लगाएं, इसकी जगह आप यदि लैंग्वेज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप उसके पिक्चर लगा दीजिए, जैसे अनार है, आम है, इमली है या क ख ग से रिलेटेड, और उसके ऊपर आप लेटर्स लिख दीजिए, आई। वही फिर से मैचिंग वाली जितनी चीजें होती है आप उसको यहाँ पे प्रैक्टिकली ले सकते हैं। यू कैन डू दिस, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे हम। अब ये जो है टेंस और वंस, उसकी कंसेप्ट के लिए
ये जो आपको रेड शीट पे दिख रहा है, ये हमारी ईयरबड्स जो होती हैं, उस ईयरबड्स के लिए अभी मैंने अपनी मैथ्स टीचर को, सेकंड स्टैंडर्ड की मैथ्स टीचर को ये भेजा और मैंने कहा कि इसका आपको टेंस और वंस वो पढ़ा रही थी, मैंने उनके लॉगबुक में देखा कि टेंस वंस का चैप्टर शुरू हुआ है, मैंने उनको ये भेजा और मैंने कहा आप इसको कैसे यूज करेंगे क्लास में। शी लाइक टू मच। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बच्चों से सबसे मंगवाए कि अब सब लोग ईयरबड और रबर बैंड घर से लेकर आएंगे, और उसके बाद उन्होंने सबको नंबर दिए, उनके पास क्राफ्ट बुक होती है, और उनको बोला आपका जो रोल नंबर है दैट इज योर नंबर, और आपको वो चीज करना है, वो मतलब टेंस और वंस में अपने रोल नंबर को इस ईयरबड के थ्रू बताना है। तो सपोज कोई बच्चा है जिसका नंबर 16 है, तो उसने क्या किया, 10 ईयरबड का एक बंच बनाया, उसको चिपकाया, और उसके बाद 6 सिंगल ईयरबड्स उसने चिपकाए। रोल नंबर वाइज उन्होंने ऐसे किया। यू कैन डू अकॉर्डिंग टू बर्थडे। आप नहीं विश्वास करेंगे, बच्चों को इतना आनंद आया, बच्चों को इतना मजा आया, क्योंकि उनका अपना रोल नंबर पूरे साल तक उनकी पहचान होती है, तो उससे कनेक्ट कर लेते हैं, और उस कंसेप्ट से टेंस और वंस का कंसेप्ट बहुत इजीली क्लियर हुआ उनका। बहुत बच्चों ने एंजॉय किया। तो इस तरह की एक्टिविटी आप बच्चों से चीजें मंगवा कर करवा सकते हैं। और मतलब मुझे टीचर बता रहे थे, दूसरे टीचर जो बस में बैठे होंगे, वो बच्चा जिस दिन क्लास में एक्टिविटी करवाई थी, तो जब घर पहुंचा तो घर बस में पहुंचने से पहले उसने अपनी क्राफ्ट बुक हाथ में निकाल ली, पेज खोल लिया, क्योंकि उसको पता था मम्मी लेने आएगी, और बस में से उतरते से पहले मम्मी को क्राफ्ट बुक दिखा के, मम्मी देखो मेरे रोल नंबर को मैंने इस तरह से किया है। मतलब बच्चे इतना एंजॉय करते हैं उसको, हमको ये लगता है छोटी चीज, लेकिन लिटरली, और उसकी कंसेप्ट उनको बहुत अच्छे से क्लियर हुई। धन्यवाद लोकेंद्र जी, बहुत अच्छे से क्लियर हुई उनको कंसेप्ट। तो प्लीज आप जरूर करिएगा इसको। और उसके साथ में जो दूसरा बताया है, ये भी सेम कंसेप्ट टेंस और वंस के लिए। आप लोग फिंगर पेंटिंग करते होंगे, छोटे बच्चों के साथ हम ऐसे बहुत सारे करते हैं। तो फिंगर पेंटिंग जब पूरी फिंगर मतलब खींच के, तो वो एक टेंस है, 10 डॉट के बराबर एक लंबा लाइन, और उसके बाद सिंगल डॉट्स। तो ये भी एक बहुत मजेदार एक्टिविटी है बच्चों के लिए। नोटबुक के अंदर इजीली हम सबको करवा सकते हैं। हम कोई भी कलर लेके बैठ जाएं और सारे बच्चों को नोटबुक लेके बुलाएं, बच्चे एंजॉय करेंगे इस एक्टिविटी को डेफिनेटली, और कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे सजल जी। हमारे जो यूज एंड थ्रो ग्लासेस होते हैं, हम उसके ऊपर ये कर सकते हैं, हमारा जो भी चीजें हैं, जो भी आपका टॉपिक है, उसके हिसाब से आप कर लीजिए उसको। जैसे इसके अंदर तो सिर्फ उन्होंने कुछ पिक्चर्स लगाए हैं, ठीक है, लाइक, लेकिन हमारे मैथ्स के अंदर हम लोग फ्रैक्शंस या ऑड नंबर्स या बहुत सारी चीजें होती है जिसको आप ले सकते हैं। या फिर आप कंसेप्ट जैसे मिलीलीटर लीटर है, किलोग्राम ग्राम है, मीटर सेंटीमीटर है, तो आप अलग अलग ग्लास पे इस तरह की चीजें, कौन सा किससे सेम यूनिट कौन सा है, तो मिलीलीटर के ऊपर लीटर का ग्लास रखना है, सेंटीमीटर के ऊपर मीटर का ग्लास रखना है। तो आपकी अपनी क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हैं, आप किस तरह से बच्चे इसको करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे हम। नहीं सॉरी, वन मोर इज देयर। एक सिंपल, बहुत सिंपल वो बना हुआ है, एक स्टिक लीजिए और उसके ऊपर एक शीट लगाना है, और उसके ऊपर आपको अलग अलग लेटर्स लिख लेना है। आप हिंदी में कर सकते हैं, आप इंग्लिश में कर सकते हैं, और जस्ट बच्चों को करना यह है कि आपको जैसे बोर्ड के ऊपर कुछ आपने वर्ड्स कर लिए, एंड देन दे हैव टू कंप्लीट इट। स्क्रीन विजिबल है आपको? मुझे नहीं दिख रही है। वो आगे वाला स्लाइड हो गया है, स्लाइड बैक कीजिएगा जी। साला की खेल ये चल रहा है। सॉरी, साला की खेल ये वाली स्लाइड चल रही है। एक मिनट, मेरे इसमें विजिबल नहीं हो रही है, क्या पता। ठीक है, तो आप ये जो क्लास के अंदर बोर्ड पे इसको ले सकते हैं, ठीक है।
1 second, I'll join from other. नेक्स्ट जो है शाला के खेल, इसमें हम जमीन के ऊपर, क्लास से बाहर निकलेंगे थोड़ा सा, जमीन के ऊपर बहुत सारी डिफरेंट चीज कर सकते हैं। आपको जो पहला पिक्चर दिख रहा है उसके अंदर बहुत सारे डॉट्स बना के रखे हुए हैं। तो इन डॉट्स के ऊपर हाँ बच्चों को क्या है, कलर रखना है, और वो कलर किस तरीके से रखना है, अकॉर्डिंग टू द नंबर रिटन। वहां पे नीचे नंबर लिखे हैं और उसके ऊपर कलर लिखा है। तो यहाँ पे 2-3 चीजों की बच्चा अपना लॉजिक यूज करेगा। लॉजिक इस तरह से यूज करेगा, यदि उसने वहां पे नंबर पढ़ा है, सपोज 3 नंबर उसने देखा, तो 3 नंबर, 3 डॉट्स है तो 3 नंबर, वहां पे उसको फिर 3 नंबर के आगे कौन सा है, येलो कलर, तो उसको येलो कलर का जो भी चीज है वो उठा के 3 नंबर के बॉक्स में रखना है। अभी इसी गेम को आप और बहुत तरीके से खेल सकते हैं। मैथ्स के सारे तरीके इसमें, मतलब सारे जो भी टर्म्स है बेसिक वो इसमें हो सकते हैं। लाइक ऑड इवन नंबर्स हैं और डिविजिबल नॉन डिविजिबल नंबर्स है, प्राइम नंबर्स हैं। आप जितना क्रिएटिवली इसको कर सके यू कैन डू इट। उसके सिवा दूसरा जो खेल है मोबाइल वाला, मोबाइल बच्चों के लिए बहुत हैंडी चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा उनको। अभी इसको यूज कैसे करना, अभी बच्चों को उनके पेरेंट्स का फोन नंबर याद करवाने के लिए आप यूज कर सकते हैं, उनकी बर्थ डेट याद करवाने के लिए यूज कर सकते हैं। खेल खेल में करना है, आपको बच्चे को बोलना है कि आपको अभी अपने पापा का मोबाइल नंबर प्ले करना है, हर उस नंबर पे आपको जंप करना है। टीचर मस्ट बी हैविंग, टीचर के पास नंबर की लिस्ट होती है, तो बच्चा नंबर रिकॉग्नाइज करता है, अपने पेरेंट्स का नंबर याद रखता है। ठीक है, सो ये एक इंटरेस्टिंग गेम हो सकता है बच्चों के लिए। इसके अलावा भी आप अपनी तरह से इस गेम को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। नंबर्स लिखे हैं, डॉट्स बने हुए हैं, 2 बच्चे साथ में खेल सकते हैं। एक बच्चा ऑर्डर करेगा, दूसरा उसको फॉलो करेगा। सपोज नंबर वाला ऑर्डर कर रहा है, वो नंबर वाला 2 के आगे खड़ा है, तो जो बच्चा फॉलो कर रहा है उसको जहां पे 2 डॉट्स है वहां जाके खड़ा होना है। देन वो बच्चा फिर 4 पे आ गया तो उस बच्चे को ढूंढना है कि 4 कहाँ है। वो यदि 5 पे चला गया तो उसको ढूंढना है 5 कहाँ है, 5 बॉल्स कहाँ है। इसी चीज को हम थोड़ा सा और शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने उसको किया है फ्रैक्शन के लिए। 1/2 पे खड़ा है, जहाँ पे 1 जो सर्कल गया 1/2 जहाँ पे है, बच्चे को वहां पे जाके खड़ा होना है। 1/3 आप जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आप उसको जितना मतलब क्रिएटिवली कर सकते हैं। इसके अंदर इस गेम में बहुत सारी चीजें हो सकती है, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से बहुत सारे वेरिएशंस आ सकते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। जी मैम, बहुत अच्छा। जी थैंक यू। सजल जी नेक्स्ट पे चलेंगे। ये लेफ्ट राइट को मतलब बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि वो लोग चप्पल उल्टी पहन लेते हैं, लेफ्ट राइट समझ में नहीं आता है। जब आप उनको बोले लेफ्ट हैंड ऊपर करिए तो राइट हैंड ऊपर करते हैं। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों का, तो उसको सॉल्व करने के लिए और एक इंटरेस्टिंग गेम है जहाँ पे जो मतलब क्या बोलते हैं सिंबल है, यदि राइट हैंड का है तो राइट हैंड रखना है बच्चे को, लेफ्ट हैंड का है तो लेफ्ट हैंड रखना है, और उसको पूरा ऐसी ये पजल आपको लंबी बनानी है और बच्चे को उसको क्रॉस करना है पूरा। रियली ये एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, बच्चों को बहुत ज्यादा मजा आता है, प्रैक्टिकली करने में बहुत एंजॉय करते हैं, और उनका जो ब्रेन और हैंड लेग एक्टिविटी बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है बच्चे मतलब डिसलेक्सिया या किसी और प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस एक्टिविटीज। ये एक्टिविटी करके आपको बच्चों की पता चल सकती है कि किसको क्या बीमारी हो सकती है। देख रहे हैं लास्ट में जिसपे एक बोर्ड है, उसके ऊपर हैंड्स ओपन एंड फीस्ट 3-4 अलग अलग तरह के आपको लगाना है। देन बच्चों को जो जैसा है हैंड वहां पे रखना है। फिस्ट है तो फिस्ट, ओपन हैंड है
तुरंत चेंज करके, तो लेफ्ट हैंड की जो लेफ्ट और राइट ब्रेन की एक्टिविटी है उसके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। ये एक फिजिकल और मेंटल एबिलिटी को चेक करने वाला या मतलब उसको बढ़ाने वाला एक गेम है। हाफ सर्कल्स बनाए हैं और उसको हाफ करके रखा है और सारे डिफरेंट डायरेक्शन में है। अभी इसके अंदर बच्चों को 2 सर्कल में ही अपना पैर रखना है और जैसे जैसे वो शिफ्ट होता है बच्चे को अपना बॉडी मूव करना है। बहुत सिंपल टेक्निक है, फ्रॉम पिक्चर यू कैन मेक आउट, आपको समझ में आ सकता है। ये बच्चों को फिजिकल मेंटल बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। इस तरह के गेम जब में तो लेफ्ट राइट की कंसेप्ट सारी, तो जब दोनों ब्रेन साथ में काम करेंगे तो मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो ये गेम बहुत मतलब इंटरेस्टिंग हो सकता है और बहुत इजीली आप बच्चों को खिला सकते हैं, ज्यादा कुछ मेहनत की जरूरत नहीं है इसमें। और एक और जो गेम है राइट साइड में आपको दिख रहा है, उसके अंदर सर्कल्स के अंदर नंबर लिखे हुए हैं, सब में अलग अलग। आप देख रहे हैं बच्चे के हाथ में 2 नंबर है बड़ा सा, उसको हर जगह पे जहां पे 2 है उसी पे पैर रख के और पूरा क्रॉस करना है। आप इसमें नंबर्स, लेटर्स, व्हाटएवर यू वांट, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने जो भी आपका चैप्टर है उसके हिसाब से। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्लाइड आई थिंक। सजल जी नेक्स्ट पे चलें। इसके अंदर जो मैच द कॉलम आप बोर्ड पे करते हैं या नोटबुक में करते हैं उसको जमीन पे किया हुआ है। इसमें आप कितना भी वेरिएशन ला सकते हैं एंड लेट चिल्ड्रन डू देमसेल्फ, बच्चे जब खुद उसको जमीन पे करते हैं। राइट साइड में जो देख रहे हैं आप, एक बहुत सिंपल गेम है, उसके अंदर वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो कार्ड पे लिखे हैं और वही वर्ड्स जमीन पर लिखे हैं। बच्चे के हाथ में जो कार्ड आता है उसको जंप करके उस लेटर तक पहुंचना है और उसको लाउडली बोलना है और उसको उसका मतलब बताना है गेम, लेकिन बच्चों का वर्ड बिल्डिंग बहुत अच्छा होगा। आप इसके अंदर अपने हिसाब से आप एडजेक्टिव सिखा रहे हैं, आप प्रीपोजिशन सिखा रहे हैं, आप जो भी आप सिखाना चाहते हैं आपके लेसन के हिसाब से आप इसको मोल्ड कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप जैसे चाहे वैसे वहां पे शब्द लिख सकते हैं, आप हिंदी सिखा सकते हैं, आप जो भी लैंग्वेज चाहे सिखा सकते हैं। तो बहुत डिफरेंट वे में आप ये सारे गेम यूज कर सकते हैं। आई होप आप सबको गेम अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे मैडम। जी, अभी मैं आप लोगों से सबसे थोड़ा सा सुनना चाहूंगी 1 बाय 1। सजल जी, नीरज जी, आपकी मुझे हेल्प चाहिए। जी बिल्कुल मैम। मेरे क्वेश्चंस आप एक बार समझ लीजिए। इसमें से कौन से गेम आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगे, और कोई भी आपको 2-3 गेम बताना है जो प्रैक्टिकली आप क्लास में यूज करेंगे। यदि आपने यूज किया है तो प्लीज बताइए, और आप यूज करने वाले हैं जो प्लान किया। क्योंकि जब आप देख रहे थे आप सबके फेसेस में ऑब्जर्व कर रही थी, जो चीज आप रिलेट कर पाते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये होगा, वो तुरंत आपके फेस पे दिखाई देता है, इट इज विजिबल। ठीक है, नीरज जी। जी, तो जैसा कि मैम ने बताया है कि जो गेम आपने देखे हैं या प्रशिक्षण के माध्यम से आपके लिए बताए गए हैं, तो आप किस गेम का उपयोग करते हैं तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं शालिनी जैन मैम सन्मति किड्स स्कूल से, आप बताएं अपने आप को अनम्यूट करके। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम, हमने जो गेम देखे हैं कि हम यूज करेंगे वो मोबाइल वाला और एक पजल गेम और एक कार्डबोर्ड वाला, और हमने 2 बच्चों वाला था जो ऑर्डर वाला, वो हमने किया हुआ अभी क्लास में कि एक बच्चा पढ़ता था और एक जाके सुन के लिखता था, तो उनको बड़ा मजा आया। पहले तो उन्हें तो समझ नहीं आया था, फिर करने के बाद उन्हें मजा आने लगा था, तो ये बहुत अच्छा था। जी थैंक यू मैम। गेम खेलने का बच्चों में क्या आपको अंतर दिखता है? मैम, गेम खेलने से उनको इंटरेस्ट आता है पढ़ाई में, नहीं तो वो पढ़ते नहीं है, और गेम के थ्रू वो बोलते हैं कि हमें पढ़ना है। जी थैंक यू। जी,
बहुत बढ़िया शालिनी जी, धन्यवाद। जी अगले क्रम में सहायता सोनी मैम, एक्टिव चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल साहेगढ़ से। वो फिंगर वाला तो यूज करते हैं मैथ में, और फिर उसके बाद वाला कार्डबोर्ड वाला यूज करेंगे, वो अच्छा लगा। जी, और दूसरे कोई बाहर वाले गेम, क्लास से बाहर के? क्लास के बाहर वाले जैसे लूडो वगैरह है, यही। नहीं, आज हमने जो देखे उसमें से। मोबाइल वाला। ठीक है। जी पूजा तिवारी मैम, फूलचंद स्कूल गुब्बारा से। सर एक तो वो मोबाइल वाला है और वो मैचिंग वाला भी है। मैचिंग वाले बहुत सारे थे पूजा जी। वो लास्ट में आया था जो मैचिंग वाला। जी जी स्मृति करांजी, संस्कार स्कूल गुड़गांव से। Basically, I am a science teacher और English teacher. So first of all मैं प्रेफर करूंगी मैम मैच द कॉलम, जिसमें कि मैं ग्रामर का एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन समझा सकूं। सेकंड, मेरे को फिजिकल मेंटल एबिलिटी के लिए आउटडोर मतलब आउटसाइड द क्लासरूम एक ये गेम, और एक कार्डबोर्ड यूज करके डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन्स जी फ्रॉम विच स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स अप टू रेक्टम। तो वो मैं सीरियल वाइज और सीक्वेंस वाइज इसके ऑर्गन्स बना के उनको बता सकती हूँ कि वो भी लगाएं, एक्टिविटी हो सकती है। तो ये तीन मैं बहुत मतलब जल्दी ही प्रेफर करूंगी मैम। थैंक यू। थैंक यू। जी मैं एक बात, नीरज जी एक मिनट, मैं एक बात बता दूं। 6 दिन आपका स्कूल चलेगा, एक दिन संडे आएगा बीच में, अगली नेक्स्ट हमारा जो क्लास आएगा उसके बीच में। तो नेक्स्ट वीक का आपका टारगेट यही है, आज हमने जितने गेम देखे उसमें से एवरीडे किसी न किसी एक गेम को आपको अपनी क्लास में यूज करना है, और उसके फोटो या वीडियो जो भी है वो ग्रुप में डालना है। तो ये आपका नियत कार्य रहेगा। तो एवरीडे आप एक एक लेते जाइए और एक एक को करते जाइए, ठीक है? आई विल वेट। रोज अलग अलग क्रिएटिविटी, और मैं पीडीएफ तो शेयर करूंगी आपके साथ ताकि आप फिर से देख सकें, पर इसमें वेरिएशन लाइएगा जरूर अपनी तरफ से। जी जी अगले क्रम में शिवानी अग्रवाल मैम, विद्यार्थन किड्स स्कूल बीना। अनम्यूट कीजिए मैम। मैम सबसे पहले तो मैं सुबह जाके बच्चों को जो आपने एक्सरसाइज बताई है वो एक्सरसाइज करवाऊंगी 2-5 मिनट। और उसके बाद आपने जो मोबाइल फोन वाला गेम बताया है कि बच्चों को कैसे उनका नंबर याद करवा सकते हैं, उन पे नंबर जमीन में वो फ्लोर पे लिख के और उन पे जंप करके, तो एक वो वाला गेम एक्टिविटी करवानी है। और एक बच्चों को शेप तो समझ में नहीं आते हैं, तो वो आपने वो बहुत अच्छा बताया कि अपन बच्चों को पजल के माध्यम से अपन बच्चों को समझा सकते हैं कि ये वाला शेप्स है, तो एक वो वाली एक्टिविटी करवानी है मैम। जी धन्यवाद शिवानी जी, बहुत अगले बढ़िया। क्रम में निकिता सोनी मैम, अनुमति किड्स स्कूल पटियाला। मैम अभी तक आपने जितने भी गेम करवाए हैं तो वो बाकी सभी गेम अच्छे हैं, लेकिन स्कूल में मैंने मतलब हम लोगों ने यूज किए हैं जो आपने हैंड अप वाला गेम बताया था, और उसके बाद मुझे मैम वो वाला ये ट्रायंगल वाला गेम अच्छा लगा, शेप्स बने हैं, पजल वाला, और ये जंप वाला है जो लेफ्ट और राइट साइड जंप करना है, एक ये वाला गेम अच्छा लगा है, और एक मोबाइल वाला गेम भी बहुत अच्छा है मैम। जी जी निकिता जी धन्यवाद। जी अगले सृष्टि नामदेव मैम, एक्टिव चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल साहेगढ़ से। मैम जो आपने सबसे पहले जो फिंगर एक्सरसाइज बताई थी राइट एंड लेफ्ट माइंड वाली, वो तो हम लोग करवाते हैं स्कूल में, पहले करवाई है। और इसके अलावा गेम जो डॉट वाला बताया आपने, दोनों हैंड करना, वो अच्छा लगा। और सर्किल वाला, हाफ सर्किल, फुल सर्किल वाला करवाएंगे मैम। ठीक है, धन्यवाद सृष्टि जी। फूलचंद मोन्यूमेंट स्कूल गुब्बारा से मेघा जैन जी, आप अनम्यूट करें और बताएं आप।
मिस आपने जो इंडोर और आउटडोर वाले गेम बताए थे ना, वो भी करवाएंगे हम, और एक मोबाइल वाला जो सबका फेवरेट है वो वाला, और जो आपने नंबर के ऊपर शेप बनाने वाला बताया ना, वो वाला भी वो करवाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। जी अगले क्रम में मोरवी जैन जी, विद्यायतन किड्स स्कूल बीना से। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम, आपके गेम तो सारे बहुत अच्छे लगे और बहुत इंटरेस्टेड है, मतलब बच्चों को तो बहुत अच्छा लगेगा इस तरीके से सीखने में। जी। और मैं तो हर गेम कराऊंगी मैम उनको, मतलब आपकी मैंने स्क्रीनशॉट लेती गई सारे गेम्स के, मैं हर दिन एक एक गेम जरूर कराऊंगी बच्चों को। जी, स्क्रीनशॉट नहीं भी लेते तो पीडीएफ भी जरूर आएगी, और रिकॉर्डिंग भी एक आध दिन में ग्रुप में हाँ आ हाँ जाएगी। जी मैं सारे गेम कराऊंगी मैम, क्योंकि सारे गेम ही बच्चों के लिए नॉलेज में बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सारे गेम आपने ऐसे बताए हैं ना कि बच्चों को मजा भी आएगा और वो सीखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको वही राइट हैंड लेफ्ट हैंड सारी, मतलब ये जो आपने सब बताई है वो जरूरी है उनके लिए। जी, सारे गेम कराऊंगी मैम। धन्यवाद मोरवी जी, मैं भी इंतजार करूंगी आपके फोटोज का। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जी, थैंक यू मैम। जी अगले क्रम में विवेक सर, संस्कार इंटरनेशनल स्कूल गोलियां से। जी मैम, खेल खेल में पढ़ाना किस प्रकार से होता है, ये सब देखा तो बड़ी खुशी होती है। और मैं अपने सारे टीचर्स को इसमें इन्वॉल्व करूंगा, और इसमें अभी जो स्मृति मैम है उनका भी मेरा पूरा सहयोग रहेगा, और सारे टीचर्स को हम इस चीज़ में ट्रेनिंग में देंगे और साथ साथ में ये सारी चीज़ें कराएंगे भी। तो मैं चाहूँगा कि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको नियतकारी के रूप में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। जी धन्यवाद विवेक जी, मुझे भी इंतजार रहेगा। जी जी गुहारा स्कूल से अनामिका जैन जी, आप अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। वो मोबाइल वाला गेम और वो मैच बॉक्स वाला बताया था आपने, वो लेफ्ट राइट वाला बताया था, वो वाला गेम। जी जी अनामिका जी, धन्यवाद, जरूर करिएगा। जी अगले क्रम में अनिल जैन जी सटाई से, और सानू सोनी जी तैयार रहे। अनिल सर। हाँ हाँ मैम, मेरे तो सभी गेम अच्छे लगे हैं, और आपने कहा है कि नियत कार में कराना है, तो मैं कल से ही शुरू करूंगा और वीडियो बना के डालूंगा। जी अनिल जी। हाँ, क्योंकि सभी गेम बहुत अच्छे हैं, जी मस्तिष्क पर जोर देने वाले। जी जी धन्यवाद सानू सोनी जी, आप अनम्यूट करें अगर आप उपस्थित। जी मैम, मुझे तो सारे गेम बहुत अच्छे लगे, मैं और इन सब गेम को ही करवाऊंगी। धन्यवाद सानू जी। जी फिर भी कोई स्पेशल गेम जो ज्यादा अच्छा लगा, ऐसा कोई, या आप जिसको रिलेट कर पाए कि अभी मेरा ये टॉपिक चल रहा है तो हम ये करवा सकते हैं 1-2 दिन में। यस मैम, वो डॉट वाला बताया था ना आपने, वहाँ काउंटिंग लिखी है और डॉट करके वहाँ खड़े होना है, वो वाला है। हाँ जी, ठीक है। जी अभिनंदन सर। जी मैम, बहुत बढ़िया, सभी गेम्स बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार, सभी करवाने लायक हैं। पिछली बार जो हमारी मैडम रही हैं पूर्वी नकीब, अभी भी थी, वो ज्वाइन थी, शायद किसी कारणवश वो अभी लेफ्ट हो गई है, उसने करवाए थे काफी, और बड़े अच्छे मतलब वीडियो बना करके उसने शेयर भी करे थे, और निश्चित रूप से वो पेरेंट्स को भी बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे, और मुझे भी खुद बड़ा अच्छा लगा कि वो इंटरेस्ट ले रही हैं और अच्छी तरह से उन्होंने किया। गेम तो सभी अच्छे हैं, मैं खुद भी अब इसमें करवाऊंगा, मैं खुद अपने हाथ से भी बनाऊंगा। बड़े अच्छा लग रहा है मुझे कि मतलब इस तरीके से हम बच्चों को कितना सरलता से सिखा सकते हैं, उनको बड़ी कठिन चीजें बड़े आसानी से, सरलता से और खेल में सिखा सकते हैं। जिन चीजों के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वास्तव में इस तरीके से उनको कम मेहनत में ज्यादा
अच्छे से सिखाया जा सकता है, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपने बताया। जी सौरभ सर, आप भी अपनी बात रखें और फिर अंत में अरुण जी अपनी बात करके जी मुझे सारे गेम्स बहुत अच्छे लगे हैं, और उसमें से जो कुछ खास है जो मैं कल करवाने वाला हूँ वो है, मैंने सैंड ट्रे इकट्ठी कर ली है अभी क्लास के दौरान ही। तो सैंड क्योंकि कुछ काम पेंडिंग हो जाते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं तो हम नहीं करवाते, यदि इंस्टेंट में कर लिए जाए तो वो तुरंत इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। जी जी। और सैंड ट्रे पे काम कराना बहुत जरूरी लगा मुझे। दूसरा, मैंने अभी जितने भी मेरे अलग अलग क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप थे, तो मेरा दिमाग ये चल रहा था कि मैं इतने सारे मैच स्टिक बॉक्स कहाँ से लाऊंगा। तो कल हमारे स्कूल के हर बच्चे को एक एक मैच स्टिक बॉक्स लाना है खाली। तो करीब लगभग 100-150 मैच स्टिक बॉक्स हो जाएंगे, फिर हम उस पे काम करेंगे। जी बहुत बढ़िया, वेरी क्विक। बहुत बढ़िया। थैंक यू। जी अंत में हमारे भी डॉक्टर अरुण जी जुड़े हैं, मैं उनसे कहूंगा कि एक संयुक्त मैसेज सभी शिक्षकों के लिए आप प्रदान करें। थैंक यू नीरज जी ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैम एक बात कहूंगा कि एक्टिविटी तो बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया है। मैं अपने आप को स्टॉप वीडियो करके देख रहा था, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशन थी कि मैं ऑन नहीं कर पा रहा था, बीच में कुछ लोग आ गए थे मिलने वाले, लेकिन सुन ध्यान से रहा था। जी मैं सभी शिक्षकों से एक बात कहूंगा कि उपयोग जरूर करें। उपयोग करने के बाद आप डेट, पहले तो डे फिक्स कर लें। एक और, ये जरूरी नहीं कि जो आप कर रहे हैं वो दूसरा भी करे, लेकिन कोशिश करें कि हर एक एक्टिविटी को यूज में लाएं। उसके करने के बाद उसका मूल्यांकन जरूर करें, क्योंकि एक्टिविटी करने से ज्यादा इस बात की वैल्यू है कि जो आपने उपयोगिता में लाया उससे बच्चों ने क्या सीखा, और उसको सीखने के बाद आपको क्या अंतर समझ में आया कि जो आप नॉर्मल तरीके से पहले पढ़ाते थे और इस एक्टिविटी के बाद बच्चों में क्या एक्स्ट्रा हुआ। और ग्रुप में अगर आप ये डालें कि मैंने ये एक्टिविटी कंडक्ट की, तो साथ में ये भी जरूर शेयर किए कि हमसे कौन सी कमी हुई और अगली बार हम इसको कैसे दूर करेंगे। अगर आप इस लेवल तक पहुंच पाए अपने काम में, तो ये मीटिंग और ये ट्रेनिंग बहुत सार्थक होगी। साथ ही साथ आप एक अगला स्टेप बढ़ जाएंगे अपने टीचिंग लेवल में, क्योंकि जब तक हम सेल्फ इवेल्युएशन नहीं करेंगे तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमने पढ़ाया क्या। और ज्यादातर गलतियां मेरे जो अनुभव में आते हैं यही आते हैं कि हम क्लास में तो कहते हैं कि हमने सिलेबस कर दिया, आज पूरे दिन हमने बच्चों को ये पढ़ाया, और जब कोई दूसरा टीचर क्रॉस चेक करता है या जनरली कोई बात करता है तो बच्चों के रिजल्ट्स नहीं दिखते। तो वो ही एक सेल्फ इवेल्युएशन का मैटर आता है कि हम इन एक्टिविटीज से एवेल्युएट भी करें और आगे आने वाली एक्टिविटीज में क्या हो उससे भी काम करें। सेकेंड थिंग, एक्टिविटी जरूरी नहीं होता है कि वो केवल पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए बने। बात तब है आपके सीखने की, वही एक्टिविटी आप हिंदी में यूज करें तो दूसरा टीचर इंग्लिश सिखाने में करे, और तीसरा मैथमेटिक्स में करे, क्योंकि हर एक एक्टिविटी में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। आपको अगर याद हो तो बड़ी कक्षाओं में पढ़ा जाता है कि आप इस सब्जेक्ट का इस सब्जेक्ट से रिलेशन बताइए। जैसे सोशियोलॉजी पढ़ते होंगे तो उसमें आता हुआ हिस्ट्री से क्या संबंध है, इकोनॉमिक्स से क्या संबंध है, हिंदी से क्या संबंध है, सबके रिलेशनशिप पढ़ते हैं हम लोग। ऐसे ही छोटी कक्षाओं में है, जो हिंदी पढ़ाता है वो केवल हिंदी नहीं पढ़ाता, वो चाहे तो उसी चीज से इंग्लिश भी पढ़ा सकता है। और जिस दिन इतने लेवल पे हम पहुंच गए, समझ लीजिए कि आप शिक्षक बनने के लिए आगे बढ़ गए। तो सभी से रिक्वेस्ट भी है और छोटा सा सुझाव भी है कि मिलके काम करें और एक दूसरे टीचर के साथ मिलके काम करें स्कूल में। इससे आपको फायदा मिलेगा, पैसा वेस्टेज नहीं होगा, समय वेस्टेज नहीं होगा, और वो ही टीचिंग एड, वो ही मटेरियल अलग अलग सब्जेक्ट में हर एक टीचर उपयोग भी कर पाएंगे और उसकी कमियां और उसमें क्या सुधार है उसके ऊपर भी काम कर पाएंगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया अरुण जी, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थे उसके सॉल्यूशन आपने बता दिए। नहीं, अरुण जी के विचार हमेशा ही बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो काफी लोगों के साथ रह के सीखते हैं। जी अभी अमित सर भी जुड़े हुए हैं, अगर हमारी आवाज उन तक जा रही है तो अमित सर आप भी अनम्यूट करके अपनी बात रखें। जी हाँ, धन्यवाद नीरज जी। जो अभी हमने
सेशन में सभी ने सीखा, उसमें सभी तरह के गेम्स और सभी तरह की एक्टिविटी सभी को कराने योग्य है। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि इनको जल्दी से जल्दी, पिछले वर्ष भी मैम के द्वारा बहुत सारे TLM की हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी, उनका भी उपयोग किया गया था। इस बार भी अब जो ट्रेनिंग मिल रही है उन सभी का TLM और गेम्स का निर्माण करा के वो उनको कराया जाएगा विद्यालय में। सभी टीचर्स को जो उपस्थित हैं और नहीं भी हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। तो कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी हो सके, उसकी पूरी प्लानिंग के साथ में। थैंक यू। थैंक यू अमित जी। सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप जो भी सीखते हैं एक बार करके ना छोड़े, उसको अपनी आदत में बना लें कि अगली बार फिर हम उसको करें। सिर्फ एक बार करने के लिए, सिर्फ नियत कार्य करने के लिए करके छोड़ दिया और उसको आप दोबारा ना करें, क्योंकि जो कोई चीज जब छूट जाती है तो भूल जाते हैं, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो उसको रिपीटेशन में रखिएगा, ठीक है। नीरज जी, आई थिंक। जी बिल्कुल मैम, और सभी ने अपनी सहभागिता इस सेशन में दी है, और आप सभी का नियत कार्य कल से ही प्रारंभ होगा। सभी स्कूल संचालकों से अनुरोध है कि वह अपने शिक्षकों का सहयोग जरूर करें, उन्हें अवसर दें एक्टिविटी कराने का। और इसी के साथ हम आज के इस सत्र को यहीं पर दामजोर ले चलते हैं। एक बार पुनः हम सभी प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे और महावीर वंदना के वाचन के साथ आज के सत्र को यहीं पर विराम देंगे। बोले महावीर भगवान ने जो मोहे माया माने मति सर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जिन्हें से तीर्थ कर स्वयं महावीर हैं। बोले महावीर भगवान की जय, पंच परमेश्वरी भगवान की जय। इसी वंदना के साथ आज के सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। हम पुनः अगले सप्ताह एक नए टॉपिक के साथ रूबरू होंगे, और आप हमारे जो ओल्ड टीचर्स ट्रेनिंग नाम से जो ग्रुप बना है उसमें आप अपना डेली वर्क अपडेट करते रहिएगा। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय भारती, शुभ जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।